हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल तो बज चुका है। बीडीसी जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान पद के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हर प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने में लगा है, तो वहीं कुछ मतदाता ऐसे हैं जो विपक्षियों के पक्ष में पड़ने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने में लगे हैं। जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते सूची से नाम गायब किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड सुल्तानगंज क्षेत्र के ग्राम सभा महोली खेड़ा में देखने को मिला, जहां एक नहीं दो नहीं पूरे 1 सैकड़ा से अधिक वोट विपक्षी प्रत्याशियों ने एसडीएम भोगांव से साठगांठ करके कटवा दिए। सर, ग्राम पंचायत में शिकायत मिल रही है कि वोट काटे गए हैं अवैध तरीके से, क्या कहना है सर? अभी शिकायत जो है कल दोपहर के बाद जी डीएम साहब का फोन आया, महोली खेड़ा गाँव में 90-95 7 व्यक्तियों के वोट कट गए हैं। तो हमने सूची निकलवाई। सूची में प्रॉपर तरीके से लेखपाल, बीएलओ और तहसीलदार साहब को हमारे दस्तखत होके लोगों की सूची गई थी जगह पर, तो काटे गए वहाँ पर। लेकिन ये था कि लोग हैं मौके पर, मतलब गाँव में रह रहे हैं, उनके वोट काट दिए गए हैं। तो हम लोग आए हैं, हम तहसीलदार साहब आए हैं, जाँच कर लेते हैं। अभी जो भी 90-95 जो भी हमको उपस्थित यहाँ मिलेगा, साक्ष्य के साथ मिलेगा, पात्र मिलेगा, उसको बढ़ाने कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए सूची में नाम जोड़ने की अपील की। मैंने साहब इंटरनेट पे देखा और हमने वहाँ पर देखा तो हमारा वोट कट गया था। मैंने साहब शिकायत भी की, प्रधान जी से की, उसके बाद डीएम साहब से की। साहब वोट नहीं डल पा रहा हमारा, और हमारा अधिकार साहब छीना जा रहा है। कितने समय से आप वोट डालते चले? हम साहब हो गए हमको 4 इलेक्शन, यानी कि 20 साल से वोट डाल रहा हूँ। क्या उम्र है आपकी? हमारी 42 साल उम्र है साहब। शिकायत के बाद क्या आश्वासन मिला? उन साहब ने ये मिला, साहब को आपको अधिकार मिलेगा। डीएम साहब ने कहा कि मैं जांच करेंगे और आपका अधिकार मिलेगा। यही हकीकत जानने के लिए मीडिया ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मतदाताओं से बातचीत की। मेरा नाम शिव कुमार, सन ऑफ रतिराम। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? मौली खेड़ा। अच्छा, ये बताइए, आपका वोट कटा हुआ बताया जा रहा है कि कैसे आपको जानकारी मिली कि आपका वोट कटा? ये 3 दिन पहले इंटरनेट पे मैंने देखा तो उसमें कटा पाया, जानकारी मिली इंटरनेट के द्वारा। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने की घटनाओं का जिक्र किया और पिछले साल कोविड-19 के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने को कहा है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि हालिया हफ्ते में देखा गया है कि कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि आयोग के ध्यान में आया है कि चुनावी बैठकों प्रचार के दौरान आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं हुआ है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा कर राजनीतिक दल और प्रत्याशी न केवल खुद को बल्कि चुनावी सभा में आने वाले लोगों को भी संक्रमण के गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। चुनाव आयोग ने पत्र में सलाह दी है कि राजनीतिक नेता, उम्मीदवार जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करें। रैली में खुद भी मास्क पहने और आए लोगों को भी मास्क पहनने की सलाह दें। सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय भी करें। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि उल्लंघन होने पर आयोग दोषी प्रत्याशियों, स्टार प्रचारकों या राजनीतिक नेताओं की जनसभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने से हिचकेगा नहीं। और देश में कोरोना संक्रमण की ताज़ा लहर के बीच कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू से लेकर सप्ताहांत लॉकडाउन से लेकर कई जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। मुंबई में कल रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक सप्ताहांत लॉकडाउन प्रभावी है और सप्ताह के बाकी दिनों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। आवश्यक सेवाओं के लोगों के लिए नियमों में छूट दी गई है और सप्ताह के दिनों में सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे और 5 से ज्यादा लोगों के एक ही जगह पर जुटने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, यानी 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक शहरी इलाके बंद रहेंगे।
इसके अलावा बड़े शहरों में कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुरादाबाद जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिशा निर्देशों में सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के लोगों को रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान काम करने की छूट होगी। रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर यात्रा करने की छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बरेली में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं मिजोरम में राजधानी आइजोल सहित सभी जिला मुख्यालयों में रात 8:30 बजे से कल सुबह 4 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण और मिजोरम में कोरोना के पॉजिटिव मामलों के पाए जाने के कारण ये निर्णय लिया गया। सभी सार्वजनिक स्थल 50% की सीमित उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे और 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होने की स्थिति में उन्हें क्वारंटीन से छूट मिलेगी। कर्नाटक में भी बेंगलुरु, मैसूर, बेंगलोर, कलबुर्गी और तुमकुर समेत कुछ जगहों पर 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं पंजाब में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत 8 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपकी तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अब जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर बता रहा है तो कोई पार्टी की प्रतिष्ठा। आज जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत फिरोजाबाद के जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 से सपा प्रत्याशी अर्चना यादव के समर्थन में लोगों ने गांव कंथरी, नगला केवल, नगला महाराम में जाकर जनसंपर्क किया, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। आज हम लोग ग्राम कंथरी में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अर्चना यादव के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वोट मांगते हुए आज हम कंथरी, नगला राजाराम, नगला महाराम, नगला केवल में हमारे कार्यक्रम है। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने अर्चना यादव के समर्थकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान सपा कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद थे। इस समय पूरे प्रदेश की जनता जान रही है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। जहाँ तक जिला पंचायत वार्ड संख्या 3 की बात है, मैं 3-4 दिन से इन लोगों के साथ क्षेत्र में गया हूँ। श्रीमती अर्चना यादव और डॉक्टर धर्मेंद्र यादव, इनका जो काफिला है वो गांव-गांव जो घूम रहा है, उसमें बहुत अच्छा जनता का इन्हें प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है और जनता का जोश और उत्साह बता रहा है कि श्रीमती अर्चना यादव जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनके प्रति लोगों का बहुत भारी रुझान है और ये भारी बहुमत से जीतेंगी, ऐसा मेरा मानना है। हापुड़ में दिन दहाड़े बदमाशों ने गुड़ व्यापारी से लूट की।
लूट का विरोध करने पर व्यापारी सुनील को गोली मार दी। करीब 5 लाख रुपए की लूट करके बदमाश मौके से फरार हो गए। व्यापारी को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। व्यापारी आज हमारे पक्का बाग से नवीन मंडी स्थल जो गढ़ रोड पर है, वहाँ पर अपने व्यापार के सिलसिले में सुबह जा रहे थे और देवनंदन से आगे जो ओवरब्रिज है वहाँ पर अज्ञात बदमाशों ने हमारे व्यापारी को गोली मारी और गोली लगने के बाद व्यापारी का जो है उनका थैला जो था वो छीन लिया। व्यापारी की स्थिति नाजुक है और व्यापारी का इलाज डॉक्टर यहाँ देवनंदिनी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तमाम शहर के व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम जिला प्रशासन से और हापुड़ की पुलिस से ये मांग करते हैं कि सुबह सुबह इस तरह से व्यापारी के साथ अगर लूट की वारदातें होंगी तो दहशत का माहौल व्यापारी के अंदर पैदा होगा और हमारा व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हापुड़ के पुलिस कप्तान साहब से और हापुड़ की पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए और इन बदमाशों को इनके असली अंजाम तक पहुँचाया। किस चीज़ के व्यापारी हैं और क्या कितनी रकम गई है? थैले में कुछ रकम थी? ये गुड़ के व्यापारी हैं और रकम के बारे में मैं अभी सही आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्वयं व्यापारी जो सही रकम थी वो स्वयं जानते होंगे। उनकी स्थिति बेहतर होने के बाद हम आपको सही रकम बताने की स्थिति में होंगे। थाना देहात इलाके में नगर के फ्लाईओवर के ऊपर बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। गुड़ व्यापारी सुनील बाइक से मंडी जा रहा था, तभी रास्ते में फ्लाईओवर पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली सीने पर मारी, जो मोबाइल से टकराकर दिल से नीचे जा घुसी। व्यापारी के विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट मारी और थैला छीनकर मौके से फरार हो गए। चर्चा है कि व्यापारी ने 10 लाख रुपए बैंक से निकाले थे, आज पेमेंट देने जा रहा था। हापुड़ एसपी नीरज ने व्यापारियों को जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। तो जानकारी प्राप्त हुई, इसके हिसाब से लगभग 8:30 बजे सुबह की घटना है। व्यापारी हैं ये मंडी जा रहे थे घर से, तो रास्ते में एक फ्लाईओवर पड़ता है, फ्लाईओवर के बीच में मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आए, उन्होंने लूट की है। गोली इनके लगी है, हालत फिलहाल इनकी खतरे से बाहर, इनको रेफर कर दिया गया दिल्ली और हमने पूरी टीम लगा दी है, उसको जल्दी वर्कआउट करें। सर कितने की लूट बताया? अभी फिलहाल तहरीर प्राप्त नहीं हुई, नहीं इन्होंने खुलासा किया कितनी रकम है। जैसी तहरीर प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। यूपी के इटावा में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बेटे के जन्म की खुशी में मंदिर में नेजा चढ़ाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम हादसे का शिकार हो गई। आगरा चकनगर रोड पर हुए इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 8 को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सभी श्रद्धालु पिनाहट आगरा के रहने वाले हैं। लगभग उसमें 100 लोग सवार थे और 6 से 7 लोग लगभग बैठे वहीं पे मौके पे ही। और बाकी इतने सब घायल है? बाकी सब लोग घायल है। तो आप कितने लोगों को ला चुके हैं अभी तक? अभी मैं 15 लोगों को इस गाड़ी में लाया हूँ और बाद बाकी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और ला रही हैं। कितना दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है? बहुत ही दर्दनाक। कोई टक्कर हुई या पलट गई है? वो नीचे जाके पलट गई है। किस जगह? आपको बता दें कि आगरा के रहने वाले बीरेन्द्र सिंह बघेल के घर पर 7 माह पूर्व बेटे का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म की खुशी में वह परिवार और रिश्तेदारों के साथ लखना कालिका मंदिर में नेजा चढ़ाने के लिए घर से डीसीएम में सवार होकर निकले थे। लखनऊ किस लिए जा रही थी? झंडा? झंडा चढ़ा जा रहा है। किस में बैठी थी आप लोग? कितने लोग थे उसमें? 100 लोग हैं। कितने लोग घायल हैं इस समय? हम 100 ही घायल है, 3-4 खत्म है गए। अच्छा, और ज़्यादा है तो मालूम ना। कहाँ से आए थे आप लोग? डीसीएम आगरा चकनगर रोड पर कसौआ गांव के सामने अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जाकर पलट गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची बड़पुरा पुलिस ने जैसे तैसे सभी को बाहर निकाला। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं 30 श्रद्धालुओं का इलाज जारी है। इस बड़ी घटना से जिले में हड़कंप मच गया। ये जो है फनाट से चले थे, झंडा लेके कालका देवी पर लखना जा रहे थे और कैंटर से भर के जा रहे थे, कम से कम 100 सवारी हैं। और इसके बाद ये रास्ते में जो है हादसा हुआ, पलट गया है। पलट
तो क्या आपको जानकारी है कि कितने लोग मौत हुई है, कितने? मैं एट स्टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं यहीं से जो है देख रहा हूँ। तो यहाँ ड्राइवर भी बता रहे थे? हाँ, कम से कम जो है 20-25 लोग तो आ चुके, 2-3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। बता रहे हैं आधा दर्जन लोगों से ज़्यादा की मौत है। बिल्कुल हो सकता, ज़्यादा भी हो सकती। अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? ये एक बस है जो बाहर से आ रही थी यात्रियों को लेकर के लखनऊ जा रही थी, जिसमें करीब 52 लोग सवार थे, जिसमें जो खाई में गिरी है और जिसमें अभी 10 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लोग अस्पताल आ गए हैं। उसमें से कुछ क्रिटिकल है जिनको सफाई तत्काल रेफर किया जा रहा है प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद, और बाकी का इलाज यहाँ पर जारी है। अभी तक कुछ निकल कर आया है? क्या वजह क्या निकल कर आ रही है पलटने की? बस खाई में गिरी है, बाकी तो अभी तफ्तीश चल रही है। DCM है जो खाई में गिरी है और अभी बाकी तफ्तीश चल रही है क्या वजह है रही है और ड्राइवर के बारे में भी पता कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई राहत की पहले सबसे पहले उनको फर्स्ट एड के साथ पहले इलाज उनका हो, जिनको हेड इंजरी है तत्काल उनको एम्बुलेंस से सफाई भेजा जा रहा है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6:30 बजे तक चलेगी। इस चरण में 5 जिलों की 44 सीटों के लिए 50 महिलाओं सहित 373 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 56 लाख से ज्यादा महिलाओं सहित 1 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। 12,310 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, वामपंथी और उनका गठबंधन इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव मैदान में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 22, बसपा ने 13, कांग्रेस ने 9, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 6, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने 4, आरएसपी ने 2 और कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। इनके अलावा 153 निर्दलीय और 73 अन्य उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए हर मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ही मतदान पुष्टि पर्ची मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। कोरोना के कारण एक मतदान केंद्र में अधिक से अधिक 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। पहले ये संख्या 1500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी गई है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। वोटर्स को लुभाने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के सिलीगुड़ी और कृष्णनगर में चुनावी रैलियां उन्होंने की। तो पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए प्रचार जो है चरम पर पहुंच गया और आज प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी में रैली की है और इस मौके पर उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि विकास परियोजनाएं जो राज्य के लिए थी वो पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंची ही नहीं है। साथियों, दीदी और टीएमसी के नेताओं की सोच क्या है, ये अब खुल करके सामने आ रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, वो वीडियो आप देख करके लोग चौंक गए हैं। ये वीडियो ऐसा है जिसमें दीदी की करीबी एक नेता ने अनुसूचित जाति के लोगों का, एससी समुदाय का बहुत बड़ा अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, वो भिखारियों की तरह व्यवहार करता है। दीदी, इतना अहंकार, ऐसी सोच आपकी। शेड्यूल कास्ट समुदाय के मेरे भाई और बहनों और उनके बच्चों के साथ आपकी पार्टी, पार्टी के नेता इतनी नफरत करते हैं। भाई और बहनों, यही दीदी और उनके साथियों का यही असली चेहरा है। दीदी और उनके लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को आशीर्वाद देने
खुलकर घरों से निकल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ईश्वर ने आपको बंगाल की सेवा करने का इतना बेहतरीन अवसर दिया था, आपने इतने स्वर्णिम अवसर को गंवा दिया दीदी, गंवा दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लड़की के परिजनों की धमकी से आहत प्रेमी युगल ने पुलिस की शरण ली। 3 साल की मोहब्बत की राह में लड़की के परिजन रोड़ा अटकाने लगे थे। इसके बाद खुद प्रेमिका अपने प्रेमी को लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पीछे पीछे लड़के के परिजन भी आ गए। इतना ही नहीं, लड़की की मां को जब इसकी सूचना मिली तो वह भी कोतवाली पहुंच गई। लड़की की मां ने सरेआम लड़की को धमकियां दी। प्रेमिका का नाम नंदनी और प्रेमी का नाम सुरेंद्र है। दोनों ही शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्कूल टाइम से नंदनी को सुरेंद्र से प्यार हो गया था। 3 साल से दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस दौरान दोनों की प्रेम गाथा का पता लड़की के परिजनों को चल गया। इसके बाद लड़की के परिजन प्रेमी प्रेमिका को जान से मारने की धमकी देने लगे। लड़की अपने परिजनों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन परिजन नहीं माने। इसके बाद प्रेमिका नंदनी ने परिजनों को दरकिनार करते हुए पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की। इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस पहुंचकर प्रेमिका ने कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में अपने प्रेमी को माला पहनाकर शादी का इजहार कर दिया। शादी के दौरान प्रेमी के माता पिता के अलावा लड़की की मां भी मौजूद थी। वाले खिलाफ थे, इसलिए मैंने पुलिस की सहायता से मैंने शादी की है। जी सर, शादी अपनी मर्जी से। परिजन क्या खिलाफ थे आप दोनों की शादी के? हाँ, माँ बाप खिलाफ थे। इन लड़की के माँ बाप खिलाफ थे। पुलिस में कब आए थे आप? सर आज आए थे, दोनों साथ में आए थे क्या? नहीं सर, मैं पहले आया फिर लड़की आई। पुलिस ने क्या कराया फिर? सर मेरी पुलिस ने अपनी सुरक्षा दी मुझे और सपोर्ट दिया और पुलिस की निगरानी में मेरी शादी की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर से हर रोज 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं है, बल्कि वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे तकलीफ भरे दिन हमने आपने कभी नहीं देखे होंगे। और जिस तरीके का संकट आ रहा है, जो गरीब है सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। जो गरीब है उसको रोजी रोटी, रोजगार, गरीब को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम रोजगार से आगे अपना जीवन यापन करें, कुछ काम काज कर लें या बीमारी से बच लें। और जिन्हें इंतज़ाम करना चाहिए था वो स्टार प्रचारक बनकर के दूसरे प्रदेश में झूठ बोलने के लिए निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं? दवाइयाँ नहीं हैं, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकते, जो आपको बहुत ज़रूरत की दवाई है वो पर्याप्त है ही नहीं, टेस्ट नहीं हो पा रहे, और अगर टेस्ट हो भी रहे हैं तो जिस समय उनका रिजल्ट आना चाहिए था रिजल्ट में भी डिले कर रहे हैं। और वैक्सीन लग जाने के बाद भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, बीमार हो गए। अगर लखनऊ की जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन के लोग भी ऐसी बीमारी से तकलीफ में चले जाएं तो आखिरकार आम जनता का इलाज कौन करेगा? अस्पतालों की जो दुर्दशा की है, क्योंकि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, सरकार अपनी वाहवाही में रही। जब बीमारी खत्म हो जाती तो वाहवाही होती तो ठीक था, लेकिन बीमारी को छिपा करके, आंकड़ों को छिपा करके, जानकारी को छिपा करके और अपनी वाहवाही की खुशी मना रहे थे। क्या कोई ये सोच सकता है वैक्सीन की जगह जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो कुत्ते वाली दवाई लग जाए? इससे दर्दनाक, इससे खराब क्या हो सकता है? और फिर आखिरकार सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा रही है? इनके लिए चुनाव ज़रूरी है, जान ज़रूरी नहीं है। जब इन पर पर्याप्त समय था, पर्याप्त बजट था, पर्याप्त इंतज़ाम करने का वक्त था, इन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। इसकी वजह से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब आम लोग परेशान हैं, जिन्हें न अस्पताल मिल रहा है, न दवाई मिल रही है, न वैक्सीन हो पा रही है, और न ही वैक्सीन के लगने के बाद उनके बचाव के लिए कोई सरकार फैसला ले रही है। अखिलेश ने कहा कि राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है और रोजगार खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है।
अखिलेश यादव शनिवार को सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री राकेश त्यागी, पूर्व विधायक अरशद खां सहित बरेली, अलीगढ़ और मुरादाबाद के कई बसपा नेताओं ने शनिवार को सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के पास लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, जनता नाराज है। 2022 में यूपी में सपा की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है आज कि प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने और पार्टी के लोगों ने कुछ साथियों को आज सदस्य बनाया है। आज सदस्य बनने पर समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल चुनाव का है, 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होगा। जैसा कि बंगाल में देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर जाकर के चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्ष किया और लगातार ये प्रयास किया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहेगा, समाजवादी पार्टी में उसको जोड़ने का काम हम सभी मिलकर के करेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। प्रतिदिन लाख से ज्यादा दर्ज हो रहे कोरोना मामले अर्थव्यवस्था के लिए एक बार फिर चुनौती बनते दिख रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना के चलते जिन राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, उसका असर अर्थव्यवस्था पर अभी से देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का असर सर्विस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर समेत ट्रैवल इंडस्ट्री, व्यापार और कारोबार पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जानकारों के मुताबिक सबसे ज्यादा असर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। टूरिज्म के साथ साथ ज्वेलरी के बाजार पर भी कोरोना वायरस का गहरा असर पड़ा है। सोने की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी है, जिसकी वजह से बाजार में ग्राहकों की कमी हो गई है। अब एक बार फिर कोरोना वायरस अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दे रहा है, जिसका सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। यानी अब की बार भी लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। वहाँ मैं ऐसे एक अध्यापक हूँ और इस समय मतलब टीचिंग चल रही है मेरी, और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मैं खुल के कह भी नहीं सकता हूँ। जैसे पैसे की कमी, 1 साल हो गई कोरोना को चलते हुए, लेकिन एक प्राइवेट टीचर को क्या चाहिए, वो घर पे बैठा है आराम से। 1 साल हो गई है, ना पैसे है ना कुछ, कर्जा लेके घर चला रहे हैं आराम से, और मजबूरियाँ भी बहुत हैं। लोग भी घर पे बीमार हैं, पैसे कहाँ से लाएं। ये एक प्राइवेट टीचर के लिए, प्राइवेट स्कूलों वालों के लिए तो नहीं है सही, क्योंकि कोरोना इन्हीं स्कूलों के लिए थोड़ी है। कोरोना तो सभी एज ए प्लेस हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ या और भी अदर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। इसलिए या तो फिर ऐसे ही भूखे भी सोना पड़ता है कभी कभी। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी, तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।
कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।